10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम इस वक्त चल रहे हैं और ये वो क्लासेस होती है जहां बच्चों का फ्यूचर शेप होता है, डिसाइड होता है, डिसाइडिंग क्लासेस इन्हें मानी जाती है। लेकिन अक्सर और बेशतर हम देखते हैं कि न सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि उनके पेरेंट्स, टीचर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कहीं ना कहीं बच्चों पे ही रहता है जो इन एग्ज़ाम का हिस्सा रहते हैं। तो किस तरीके से ये स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है, कैसे कश्मीर जैसी सोसाइटी में ये स्ट्रेस की लेवल बढ़ती है या कम होती है, ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस करने के लिए हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वसीम ककरू साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ हालात कश्मीर में इस वक्त बने हुए हैं। वसीम साहब, एग्जामिनेशन चल रहे हैं, ख़ास तौर पे 10th, 11th, 12th क्लास, ये वो क्लासेस रहती है जहां बच्चों का फ्यूचर शेप होता है। तो क्या इस सिचुएशन में, इस टाइम पीरियड में एज ए साइकोलॉजिस्ट आपके पास स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए आते हैं? क्या वो एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार होते हैं, और अगर हैं तो क्या कुछ चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं? जी, डेफिनेटली एग्ज़ाम सीज़न स्ट्रेसफुल होता है बच्चों के लिए, और इस सीज़न में बेसिकली स्ट्रेस ओबियसली बढ़ जाता है। ओबियसली सीज़न ही ऐसा ही है। तो इस दौरान यानी कि अगर एक बच्चा स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाया तो उसकी वजह से वो स्ट्रेस डिस्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि एक होता है स्ट्रेस, हेल्दी स्ट्रेस, जो कि एग्ज़ाम को फेस करने के लिए चाहिए होता है। अदरवाइज़ हमें अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो हम शायद एग्ज़ाम को सीरियसली नहीं लेंगे। तो एक हेल्दी अमाउंट ऑफ स्ट्रेस बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम को फेस करने के लिए। लेकिन अगर वो स्ट्रेस मिसमैनेज हो गया तो उसी मिसमैनेज स्ट्रेस को हम डिस्ट्रेस कहते हैं। डिस्ट्रेस इज बैड फॉर्म ऑफ स्ट्रेस। सो जब डिस्ट्रेस में बच्चा आ जाता है, इसी डिस्ट्रेस की वजह से ही वो यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के क्लिनिक्स पर आ जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ डिस्ट्रेस के ऐसे साइंस रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इमोशनल साइंस की बात करेंगे या इमोशनल सिम्टम्स की बात करेंगे कि मतलब आप में एंग्जाइटी महसूस होती है, आपको यानी कि मूड स्विंग्स आने लगते हैं, आपको इरिटेबिलिटी महसूस हो सकती है। इसके साथ साथ आपको कॉग्निटिव सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं, यानी कि लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, यानी आप यानी ध्यान नहीं दे पाते हैं। आप पढ़ते हैं लेकिन जैसे वो रिटेन ही नहीं कर पाते हैं, जैसे ब्लैंक हो जाता है आपका दिमाग। इसी तरीके से आपकी फिजिकल सिम्टम्स रहते हैं इस डिस्ट्रेस के, कि मतलब आपको यानी कि नींद नहीं आती है, या फॉर एग्जांपल आपको यानी कि हार्ट पैल्पिटेशन हो सकती है, नर्वसनेस महसूस हो सकती है। इसी तरीके से फिर आपके बिहेवियरल सिम्टम्स रहते हैं, यानी कि आप यानी प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगते हैं, आप ज़्यादा सोने लगते हैं, दिन में सोने लगते हैं, आप बुक्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। जब ये तमाम चीज़ें बच्चे को खुद महसूस होने लगती हैं या फॉर एग्जांपल उसके पेरेंट्स को महसूस होने लगती हैं, तो इन्हीं सिम्टम्स को देखकर ही वो यानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करते हैं। दो चीज़ें वसीम साहब आपने बोली, इससे पहले कि आप आगे बढ़े, दो चीज़ें आपने बोली। एक गुड अमाउंट ऑफ स्ट्रेस है, एक गुड स्ट्रेस है जो होना चाहिए, क्या उसकी ज़रूरत है? अगर वो नहीं हो तो वो उतना फोकस नहीं रह सकता है उस पर? देखिए, हमारी तबीयत ऐसी रहती है कि हम कभी भी डिस्कम्फर्ट नहीं चाहते हैं एज ह्यूमन बीइंग्स। हम डिस्कम्फर्ट उसी सूरत में बर्दाश्त करने के लिए तैयार होते हैं जब हमें लगे कि इस डिस्कम्फर्ट को फेस करने से हमें कोई फ़ायदा आने वाला है। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करो बर्फ़ बहुत पड़ी है और हमें ऑफिस जाना है। ऑफिस जाना हमारे लिए डिस्कम्फर्ट का ज़रिया बन गया, राइट? लेकिन ऑफिस जाना है क्योंकि अदरवाइज वी मे लूज द जॉब। सो ये जो हमें जहन में आता है कि अगर मैं ऑफिस नहीं गया तो आई मे लूज द जॉब, ये हमें स्ट्रेस पैदा कर लेगा। लेकिन एट द सेम टाइम ये स्ट्रेस हमें आमादा कर लेगा, हमें मोटिवेट कर लेगा टू गो टू ऑफिस। इसी तरीके से अगर एक बच्चा फॉर एग्जांपल स्ट्रेस में आ जाता है कि नहीं, उसको एग्ज़ाम पास करना है क्योंकि उसका फ्यूचर इस पर यानी कि डिपेंडेंट है इस एग्ज़ाम को पास करने पर, तो अगर वो इस स्ट्रेस को लेगा तब जाके वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेगा। अगर फॉर एग्जांपल वो स्ट्रेस को लेगा ही नहीं तो वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर ही नहीं करेगा। तो दैट मीन्स एक हेल्दी अमाउंट ऑफ स्ट्रेस बहुत ज़रूरी है ऐसे एग्जाम्स को फेस करने के लिए। अदरवाइज एक बच्चे ने बोला कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर एग्जांपल मैं पास हो जाऊं या फेल हो जाऊं, तो उसके लिए कोई स्ट्रेस ही नहीं है। जब स्ट्रेस ही नहीं है तो वो प्रिपेयर ही नहीं करेगा। बिल्कुल सही। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन्होंने बताई कि एक अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, एक हेल्दी स्ट्रेस होना भी ज़रूरी है ताकि एक प्रॉपर डायरेक्शन में आप काम करते रहें। उसके बाद जो आप बात डिस्कस कर रहे थे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो बच्चों को एंजाइटी या स्ट्रेस का शिकार वो ख़ास तौर पर इस टाइम पीरियड में होते हैं जब एग्ज़ाम जैसी प्रेशर सिचुएशन आती है और
और फिर वो साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं और उनसे काउंसलिंग या थेरेपी के बारे में बात करते हैं। तो क्या कुछ चीज़ें हैं जो एक पर्सनल लेवल पे स्टूडेंट्स खास तौर पे कर सकते हैं और वो उन्हें इन चीज़ों को मैनेज करने में हेल्प करेगी? देखिए, पहली चीज़ ये है कि हमें ये समझना है कि एक बच्चा स्ट्रेस में जो है, जो हेल्दी अमाउंट ऑफ स्ट्रेस उसमें था, वो डिस्ट्रेस में कहाँ से कन्वर्ट हो गया उसका स्ट्रेस। उसके लिए एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है, जिसको हम परफेक्शनिज्म कहते हैं। परफेक्शनिज्म मतलब ये हुआ कि मुझे परफेक्ट स्कोर्स आने चाहिए, या मुझे टॉप करना है, या मुझे यानी कि मुझ में वो एबिलिटीज़ हैं कि मैं इस एग्ज़ाम को पास कर सकता हूँ। उसमें शक पैदा होना। अगर फॉर एग्जांपल एक इंसान परफेक्शनिस्ट है, उसको डर लगता है फेलियर से फॉर एग्जांपल, तो वो एग्ज़ाम की डेट्स अनाउंस होते ही उसका डर नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है, इसी परफेक्शनिज्म की वजह से। क्योंकि ये परफेक्शनिज्म इंसान को फियर ऑफ फेलियर देता है। ओके, ठीक। ये परफेक्शनिज्म इंसान को इंटॉलरेंस टू अनसर्टेनिटी देता है, क्योंकि एग्जाम हमें पता है कि अनसर्टेनिटी के साथ ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप कितने ही काबिल क्यों ना हो, लेकिन आपको, चूंकि पेपर्स आपके घर पे नहीं है, तो आपको नहीं पता है कि आगे कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा, राइट। तो आप में एक लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी भी होती है चीज़ों को लेकर। अगर आप परफेक्शनिस्ट हैं तो आप अनसर्टेनिटी को मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से आपके स्ट्रेस लेवल्स डिस्ट्रेस की यानी कि जोन में चले जाते हैं। सो इसीलिए इंसान को, एक स्टूडेंट को परफेक्शनिज्म से दूर रहना है, उसको प्रोसेस पर फोकस करना है, रिजल्ट्स पर फोकस नहीं करना है। यानी प्रोसेस ओरिएंटेड रहना है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहना है। उसको देखना है कि इस वक्त मैं क्या कर सकता हूँ। अदरवाइज यानी कि एक बच्चा जो परफेक्शन का शिकार हुआ हो, वो ओवर थिंकिंग में फंस जाता है कि अगर मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आया फिर मैं क्या करूँगा। अभी वो मैथ पढ़ रहा है तो साइंस की ख्यालात आने लगते हैं, साइंस पढ़ रहा है तो ज्योग्राफी के ख्यालात आने लगते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। परफेक्शनिज्म की वजह से ही हर चीज़ पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन हमें पता है कि हम हर चीज़ पर कंट्रोल नहीं कर सकते। इसकी वजह से वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाता है। तो वसीम साहब, हमने ऐसा भी सुना है एसएमएचएस में या बाकी बड़े अस्पतालों में चाइल्ड काउंसलर्स को भी तैनात किया गया है, उनको भी रखा गया है और बच्चे उनके पास जाते हैं। क्या कश्मीर में ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि अब बच्चों की, छोटे लेवल पे जो टीनेजर्स हैं या 10 से 20 साल के दरमियान के बच्चे हैं, उनकी काउंसलिंग भी हो रही है और इतनी हमारी सिचुएशन जो है ख़राब हो चुकी है? देखिए, मैं इसको एक डिफरेंट डायमेंशन में समझता हूँ। देखिए, जैसे अगर हम बचपन से ही एक बच्चे को डेंटल हाइजीन के रिलेटेड यानी कि डेंटिस्ट के पास टाइम से यानी कि उसको विजिट करवाएं, तो उस बच्चे के दांत जो है वो मजबूत रहेंगे। मेरी बात आ रही समझ? जी। इसी तरीके से साइकोलॉजिस्ट के पास जाना सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि उसको जी अब स्ट्रेस हो गया है, एंजाइटी हो गई है, डिप्रेशन हो गया है, इसीलिए आप उसको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। बाहर अगर आप देखेंगे, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, यूके, यूएसए की बात करें, वहाँ पे स्कूल साइकोलॉजिस्ट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कूल सिस्टम, बेसिकली एजुकेशन सिस्टम। वहाँ पे ये नहीं होता है कि नहीं जी अब बच्चे को स्ट्रेस हो गया है इसीलिए आप उसको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। ये ऐसे ही है जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी में जब हमारे दांत खराब होने लगते हैं, उसके बाद हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, जबकि डेंटिस्ट के पास दांत खराब होने के वक्त नहीं जाना था, उससे पहले ही जाना था, बचपन से ही जाना था, ताकि डेंटल हाइजीन को लेकर आपकी इंफॉर्मेशन भी रहे और आपका डेंटिस्ट आपकी दांतों की खास मतलब ना पूरा सुपरविजन रखे आपके दांतों का, ताकि दांत खराब ही ना हो। इसी तरीके से अगर एक बच्चे को आप बचपन से ही देखते हैं कि इसमें स्ट्रेस को मैनेज करने के मामलात हैं, मतलब स्ट्रेस को मैनेज करने में इसको दिक्कतें हैं, इसको असर्टिवनेस में दिक्कतें हैं, इसको यानी कि फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस में दिक्कतें हैं, यू कैन टेक दैट चाइल्ड टू ए साइकोलॉजिस्ट। उसमें कोई, मेरे हिसाब से कोई ये परेशानी नहीं है, ये कोई पागलपंती की निशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ टैबू एसोसिएट नहीं किया जाना चाहिए। अक्सर ये आपकी बात है कि यहाँ अक्सर हम उसे उसी नजर से देखते हैं कि अगर कोई इम्हान जाता है या किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, तो अक्सर तो बेशतर चीज में सुना कि ये जो पागल को सिंपल लैंग्वेज में हम उसे पागल करार दे देते हैं। जबकि आप जो कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जब बच्चों की बात आती है तो पेरेंट्स का जिक्र जरूर होता है। तो क्या हमारी सोसाइटी में ऐसा भी है कि पेरेंट्स के अपने कुछ मामलात होते हैं, उनकी अपनी जो निजी जिंदगी है वो ठीक नहीं गुजर रही होती है, तो उसका असर भी बच्चों पे पड़ता है और बाद में उनकी मेंटल हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है? देखिए, एक बच्चा अचानक से
एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार नहीं होता है। जब हम एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट किसी भी बच्चे को फॉर एग्जांपल या किसी भी बड़े को क्लिनिक पे यानी कि शुरू करते हैं, हमारा पहला सेशन होता ही है इसी चीज़ को लेकर कि हम देखें कि आखिरकार ये बच्चा या ये बड़ा जो अडल्ट है इसकी लाइफ में एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी कहाँ से आया। और फिर जब हम हिस्ट्री में जाते हैं तो हम देखते हैं कि इस बच्चे का हाउस होल्ड जो बचपन से था उसमें काफ़ी कियोस था, उसमें कम्युनिकेशन में काफ़ी गड़बड़ उसमें इस बच्चे को ग्रूम नहीं किया गया था कि पढ़ाई के अलावा और भी चीज़ें ज़िंदगी में करनी होती हैं। अब जब आपने बच्चे को बचपन से ही सिर्फ बताया कि भाई आपको पढ़ना है और इसके बगैर और कुछ नहीं करना है, वो जो आपके घर पे कियोस चल रहा था उस पर कोई आप आपस में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं ताकि हम इस बच्चे को एक खुशगवार माहौल फराहम कर सकें। हमें लगता है कि एज पेरेंट्स कि हमने इसको अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया, हमने इसकी स्कूल यूनिफॉर्म इसको दिलवाई, इसको खाने पीने का इंतज़ाम इसका सही रखा, इसके कमरे में एक एसी लगवाया है, इसको तरह तरह की सहूलियतें फराहम की हैं, इतना ही है पेरेंटहुड। लेकिन पेरेंटहुड में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये देखना है कि एज अडल्ट, एज द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड, हम आपस में कितना हेल्दी कम्युनिकेशन करते हैं, बिल्कुल, ताकि वो माहौल खुशगवार रहे, ताकि इस बच्चे पर हमारा फिर फोकस रहे, इसकी एजुकेशन के साथ साथ इसकी ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। क्या ये फिजिकल वेलबींग पर इसका फोकस है, क्या इसकी फ्रेंडशिप्स पर इसका फोकस है, क्या इसके रिलीजन पर इसका फोकस है, क्या एक्सटेंडेड फैमिली के साथ इसका रेस्पेक्ट वाला मामला है, क्या ये स्कूल में पढ़ाई के अलावा को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एंगेज होता है या नहीं होता है, इसका सेंस ऑफ सेल्फ कैसा है, इसका सेंस ऑफ यूथ एक्टिविज्म कैसा है, ये कितना एंगेज कर पाता है खुद को इन द कम्युनिटी इन अ हेल्दी वे विदाउट गोइंग ओवरबोर्ड और एक्सेसिंग फॉर एग्जांपल। तो जब आप होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं एक बच्चे में, तो उसके बाद वो एग्जाम स्ट्रेस का शिकार, डिस्ट्रेस का शिकार नहीं होगा, स्ट्रेस होगा उसको, डिस्ट्रेस नहीं, पॉजिटिव स्ट्रेस, एक पॉजिटिव स्ट्रेस होगा, क्योंकि उसमें सेल्फ एस्टीम हाई होगा, उसकी बेस पर वो अनसर्टेनिटी को वो कॉन्फिडेंट हैंडल कर सकता है, कॉन्फिडेंट रहेगा जी। तो उसके साथ साथ टीचर्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आता है वसीम साहब, और पेरेंट्स के बाद यहाँ अक्सर भी ऐसी हम बातें सुनते हैं कि एक बच्चा सबसे ज़्यादा वक्त अपना स्कूल में गुजारता है, जो प्राइम टाइम उसका होता है वो स्कूल में गुजारता है, 6 से 8 घंटे वो स्कूल में देता है, और वहाँ उसके टीचर्स, उसके दोस्त, सब लोग वहाँ होते हैं। तो टीचर्स की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आज के दौर में, जहाँ हम स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन को इतना बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और उन्हें कितना सेंसिटिव होने की ज़रूरत है? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से बच्चे के अराउंड 3 लोगों का आपस में पार्टनरशिप के तौर पर जुड़ कर रहना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स, टीचर्स एंड थेरेपिस्ट्स, ओके, राइट। ये तीन पार्टनर्स जो हैं, ये इनको मतलब ना गठजोड़ करना है, गठजोड़, क्योंकि ये सिर्फ पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ थेरेपिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इन 3 चीज़ों का, इन 3 लोगों का एक दायरा जब होगा इस बच्चे के अराउंड, तो ये सेफ सिक्योर फील करेगा। अदरवाइज क्या हो जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल टीचर्स को मेंटल हेल्थ को लेकर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इल अंडरस्टैंडिंग है, या टोटल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, या मिसअंडरस्टैंड करते हैं, तो वो कई बार बहुत सारी सटल अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज को मिस कर सकते हैं। इसीलिए आपके स्कूल में स्कूल साइकोलॉजिस्ट का होना तो ऑब्वियसली ज़रूरी ही है, ताकि वो उन सटल साइंस को आइडेंटिफाई करके अर्ली लेवल्स पर ही यानी इंटरवीन कर सके, और ताकि ये बच्चा खराब होने से बच जाए, मेंटल हेल्थ इसकी खराब होने से बच जाए, जिसकी वजह से ये एकेडमिक्स में भी एक्सेल कर सकता है। उसके साथ साथ लेकिन जो जनरल टीचर है, जनरल लाइन टीचर, साइंस पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है, या कोई और सब्जेक्ट पढ़ाता है, उसको भी मेंटल हेल्थ को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना ज़रूरी है अपनी जगह पर। और इसके रिलेटेड मेरे हिसाब से हर स्कूल में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए मेंटल हेल्थ को लेकर, कि एक बेसिक सी मेंटल हेल्थ को लेकर एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हर टीचर को होनी चाहिए, और बाज़ाब्ता तौर पर टीचर्स का एक एग्ज़ाम हो कि हम देखें कि टीचर्स को बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मेंटल हेल्थ को लेकर कि नहीं। एक पूरा उनका एक हिसाब से कोर्स हो, उसको वो पास करें, उसके बाद उनको समझ आ जाए कि मेंटल हेल्थ को जो लेकर चैलेंज हो सकते हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में, वो क्या हो सकते हैं, और उनको एज टीचर्स क्या रोल अदा करना चाहिए।
साथ ही साथ वसीम साहब, क्या आज के दौर में स्कूल्स में काउंसलिंग सेल्स का होना भी ज़रूरी है? कई सारे स्कूल्स में हम तो देखते हैं जो बड़े स्कूल्स हैं, बट अगर सरकारी स्कूल या छोटे लेवल के प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो वहाँ काउंसलिंग सेल्स की इनअवेलेबिलिटी है। क्या उसकी एक वजह ये भी है कि हमारे पास ट्रेन साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट उस लेवल पे नहीं है जितने शायद होने चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है? और अगर हैं भी तो क्या कुछ क्राइटेरिया हैं उन स्कूल्स के लिए जहाँ ये काउंसलिंग सेल्स बनाए जाएँ, और काउंसलिंग सेल्स की इंपॉर्टेंस की? देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि काउंसलिंग सेल्स का होना शुड बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कूल सिस्टम। मैं वही कह रहा था अभी आपको कि काउंसलिंग सिर्फ यानी कि उस लेवल पर नहीं होनी चाहिए जिस लेवल पर अब ये बंदा दवाई खाने के लायक हो गया है। हाँ, ये शुरू से होनी चाहिए, पहले से ही होना चाहिए। पहले से ही स्कूल साइकोलॉजिस्ट बाज़ाब्ता तौर पर प्रिवेंटिव केयर पर काम करना चाहिए। एक होता है प्रिवेंटिव मेजर्स, दूसरा होता है अब बंदे को एंजाइटी हो गई है, डिप्रेशन हो गया, अब उसका इलाज करना है। इलाज कराने तक की लेवल तक वेट नहीं करना है। आपको प्रिवेंटिव मेजर्स पर फोकस करना है। आपको देखना है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे बिल्ड की जा सकती है, देखना है असर्टिवनेस ट्रेनिंग कैसे इनकलकेट की जा सकती है बच्चों में, देखना है कि यानी कि फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस कैसे बिल्ड की जा सकती है, देखना है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। उसके रिलेटेड हर स्कूल में स्कूल साइकोलॉजिस्ट का होना इम्पॉर्टेंट ही नहीं बल्कि इसको इंटीग्रल पार्ट बना दिया जाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखेंगे कि कई सारे स्कूल्स में सेटअप ऐसा है कि वहाँ पे बच्चे के खेलने कूदने की स्पेस भी नहीं है। तो जिस स्कूल में आपका कॉन्सेप्ट ये हो कि हमें बच्चे को सुबह से लेकर सिर्फ शाम तक सिर्फ पढ़ाई करानी है, खेल कूद को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो शायद काफ़ी दूर हो सकते हैं फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ नीड्स ऑफ द चाइल्ड। तो क्या सब्जेक्ट कोई ऐसा होना चाहिए आज के वक्त में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने रेज किया है। देखिए, हमारे बहुत सारे कॉलेज में या स्कूल हायर सेकेंडरी में वन डे सेमिनार वर्कशॉप ऑन या वन डे सेमिनार ऑन ड्रग डी एडिक्शन होता है। सॉरी टू से, मेरे हिसाब से ये वन डे वर्कशॉप ऑन ड्रग डी एडिक्शन मेरे हिसाब से कोई किसी काम का नहीं है। अब आप पूछेंगे क्यों? मैं एक हिसाब से मैं डिमीन नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को, मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ एक वर्कशॉप अटेंड करने से या इनॉग्रेट या मतलब ना उसको ऑर्गेनाइज करने से आप ड्रग डी एडिक्शन की कॉन्सेप्ट को लोगों में नहीं बिठा सकते हैं, और ना ही आप ड्रग जो एडिक्शन का मेनस हमारी सोसाइटी में चल रहा है उसको आप कॉम्बैट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर आपको मेंटल हेल्थ रिलेटेड करिकुलम, ड्रग्स के रिलेटेड करिकुलम आपकी प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल या कॉलेज तक आपके होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब ये टीचर प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक की अगर हम बात करें या हायर सेकेंडरी स्कूल तक की बात करें, जब ये क्लासरूम में मजबूर हो जाएगा एंजाइटी पर बात करने के लिए, क्यों? क्योंकि एंजाइटी इज द पार्ट ऑफ द करिकुलम। जब ये मजबूर हो जाएगा डिप्रेशन पर बात करने के लिए, क्योंकि इट्स द पार्ट ऑफ करिकुलम, ओसीडी पर बात करने के लिए, बिकॉज इट्स द पार्ट ऑफ करिकुलम, या प्रिवेंटिव मेजर्स, मेंटल हाइजीन क्या कॉन्सेप्ट है उस पर बात करने के लिए मजबूर हो जाएगा इन द क्लासरूम, बिकॉज इट्स द पार्ट ऑफ करिकुलम। तो ये टीचर पेरेंट भी हो सकता है, बिल्कुल। तो ये नॉलेज सिर्फ क्लासरूम तक महदूद नहीं रहेगी। यही नॉलेज ये उठाकर अपने घर पे भी ले सकता है, बिल्कुल। तो घर भी बच गया और वो बच्चे भी क्लासरूम भी बच गया। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जब 10 बंदे मेंटल हेल्थ की डिफरेंट चैलेंज को लेकर बात करेंगे तो स्टिग्मा और टैबू कम होने के चांसेस हैं। अदरवाइज बच्चा एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार है, ये इस डर से टीचर के पास नहीं जाता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल, क्योंकि पता नहीं दूसरे बच्चे को समझ आया मुझे एंजाइटी है तो ये बोलेंगे ये पागल हो गया है, बिल्कुल। तो ये डर तब खत्म हो जाएगा जब आप एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, ड्रग एडिक्शन, ड्रग डी एडिक्शन क्या होती है इसको आप प्राइमरी लेवल के करिकुलम का हिस्सा बनाएंगे, फिर मिडिल स्कूल का के करिकुलम का, फिर हाई स्कूल के करिकुलम का, डिपेंडिंग ऑन द एज एंड स्टेज ऑफ द चाइल्ड। बिल्कुल। आपने कुछ बातें की, मेरे महज छोटे से 2 सवाल रहेंगे। एक ये कि जैसे आपने कहा कि लोग क्या कहेंगे, एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ना सिर्फ कश्मीर में बट अक्रॉस ग्लोब ये शायद ये चीज़ चलती होगी, इंडिया में तो कम से कम ये चीज़ चलती है। खास तौर पे जब हम कश्मीर जैसी सोसाइटी की बात करते हैं जहाँ रिलेटिव्स, रिश्तेदार, हमसाए, इनकी इंटरफेरेंस इन पर्सनल थिंग्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है।
जहाँ अक्सर और बेशतर रिलेटिव्स की ज़्यादा इंटरफेरेंस रहती है कि बच्चा 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करेगा और उसे 12th के बाद क्या करियर ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, उस जगह पे जहाँ हमारे बच्चों की उतनी से नहीं रहती है, वहाँ वो खुद को कैसे समझाएं और उनके पेरेंट्स को वहाँ स्टेप इन करने की कितनी ज़रूरत है? देखिए, कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ठीक, सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग, ठीक। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारी सोसाइटी में अभी भी ये ट्रेंड चलती है कि अगर मैंने देखा है कि फॉर एग्जांपल मेरा फलानी रिश्तेदार एक्सेल कर चुका है MBBS में, अब मुझे अपने बच्चे को भी MBBS ही करवाना है क्योंकि इसमें जी पैसा है, ठीक। या हमने देखा कि अब AI का ज़माना है, पूरी यूथ को ही आप AI में ही लगाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए हर एक बच्चे का अपना एक टेम्परामेंट होता है, अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, अपना एक एप्टीट्यूड होता है, बिल्कुल राइट। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे हम अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई फॉर एग्जांपल खुदा न खासा कोई फिजिकल दर्द हो गया, यानी कि कोई मेडिकल कंडीशन पैदा हो गई, हम किसके पास जाते हैं? जी, हम डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास जाते हैं। हम नाई के पास तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं, राइट, बिल्कुल नहीं। इसी तरीके से आपका बच्चा 10th क्लास के बाद क्या करे, उसके लिए आप मामू चाचू के पास ना जाएं। उसके बाद उसके 10th क्लास के अराउंड ही या उससे पहले ही इनफैक्ट आप एजुकेशनल काउंसलर के पास जाएं। एजुकेशनल काउंसलर्स प्रोफेशनल्स हैं अपने फील्ड के। वो क्या करते हैं, वो आपको मशवरे नहीं देते हैं, ऊट पटांग मशवरे नहीं देते हैं। वो बाज़ाब्ता तौर पर आपकी पर्सनैलिटी को, आपके बच्चे की पर्सनैलिटी को देखते हैं, उसके एप्टीट्यूड को देखते हैं, उसके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखते हैं। उस बाज़ाब्ता तौर पर एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है, उसकी बेसिस पर फिर वो आपको बंच ऑफ सब्जेक्ट्स सजेस्ट करते हैं कि बेस्ड ऑन योर चाइल्ड्स एप्टीट्यूड एंड परफॉर्मेंस ऑन आवर टेस्ट, हमें लगता है कि आपका बच्चा इस फील्ड में एक्सेल कर सकता है। दे कैन नॉट प्ले गॉड कि वो पूरा वो 100% नहीं, जरूरी नहीं सही होगा, बट चांसेस ऑफ सक्सेस इंक्रीजेस। ओके, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपने 30 लाख 50 लाख इन्वेस्ट किए बच्चे में, बांग्लादेश उसको भेज दिया MBBS करने के लिए, और वो वहाँ जाकर स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाया, और 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर के बाद घर वापस आया। एंड देयर आर एग्जांपल्स जिनकी मैं क्लाइंट्स की एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो 2-3 सेमेस्टर्स के बाद फेस नहीं कर पाए उस स्ट्रेस को, एंड यू लॉस्ट 30 लाख 50 लाख इन द प्रोसेस। एक चीज़ ये कि जब हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये चीज़ें आप जैसे साइकोलॉजिस्ट से हम सुनते हैं कि काफ़ी बढ़ गई है, काफ़ी परेशानी है, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो कश्मीर में एक वबा के तौर पे फैला हुआ है वो ड्रग्स का है। तो क्या एक बच्चा जो इस लेवल पे पहुंच जाता है एंजाइटी और डिप्रेशन में, वो ही ज़्यादातर वल्नरेबल रहता है, फिर वो ड्रग्स या नशे का शिकार हो जाता है? देखिए, मैं अभी अर्ज कर रहा था कि ये जो 1 डे वर्कशॉप ऑन ड्रग डी एडिक्शन है, ये मेरे हिसाब से उतना पावरफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक आप मेंटल हेल्थ पर बात नहीं करेंगे ना, आप ड्रग्स को काबू नहीं ला सकते। क्योंकि देखिए, यूजुअली क्या होता है कि एक बच्चा ड्रग्स में कैसे मुलविस हो जाता है, या तो उसको पहले ही मेंटल हेल्थ इश्यूज थे जिनकी को लेकर वो कोप करने की कोशिश में इस डायरेक्शन में चला गया, गमदफाई इसको हम कहते हैं। तो गमदफाई में उसने सिगरेट शुरू किया और हीरोइन पर पहुंच गया, राइट। या तो वो सजेस्टिबिलिटी का शिकार हो गया, उसका सेल्फ एस्टीम ऑलरेडी लो था, तो किसी ने उस पर अपना इम्प्रेशन बनाया कि मैं जी आपका खैर ख्वाह हूँ, मैं आपको रहनुमाई करूँगा, और ये बच्चा जो है लो सेल्फ एस्टीम का शिकार था, वो प्रेशर में आ गया। ये लोग करते हैं तो शायद कुछ इसमें अच्छा ही होगा। ही कुड नॉट यूज हिज इंटेलेक्ट, बिकॉज पुअर सेल्फ एस्टीम में फिर आप इंटेलेक्ट को पूरी तरीके से यूज नहीं कर पाते। प्रेशर, सोसाइटी का पीयर प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, वहाँ का प्रेशर आप पर हावी हो जाता है, अल्टीमेटली यू सकम टू दैट प्रेशर एंड अल्टीमेटली यू कैन गो फॉर इट। तो एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहले से ही बच्चे की मेंटल हेल्थ पर ध्यान देंगे, एंजाइटी पर, डिप्रेशन पर, OCD पर, जो भी मेंटल हेल्थ कंडीशन हो सकती है, उसके सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करने पर काम करेंगे, प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ पर काम करेंगे। एक है क्यूरेटिव मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन हो गया, अब क्या करना है, आप इलाज करना है, आप दवाई देनी है, आप काउंसलिंग करनी है। दूसरा होता है प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ। प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ में आप यानी कि मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड का कॉन्सेप्ट लाते हैं। मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो खुद एज पेरेंट्स, पहले खुद एज टीचर्स, अबाउट द डिफरेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज
ठीक, जब आपको वो अंडरस्टैंडिंग होगी, आप बच्चे में देख सकते हैं कि इसको अर्ली साइंस ऑफ एंजाइटी तो नहीं है, इसको अर्ली साइंस ऑफ डिप्रेशन तो नहीं है, इसको अर्ली साइंस ऑफ बाइपोलैरिटी तो नहीं है, इसको अर्ली साइंस ऑफ एडीएचडी तो नहीं है। अब एडीएचडी की बात यहाँ पे करेंगे, मैं यहाँ पे एडीएचडी की बात करना चाहूँगा। एडीएचडी एक ऐसा मेंटल हेल्थ इशू है जिसमें एक बच्चा एक जगह बैठ नहीं पाता है, वो घर में भी घूम रहा होता है, काफ़ी इम्पल्सिव होता है, क्लासरूम में भी एक जगह नहीं बैठ पाता है। अगर आप, या उसका फोकस नहीं रह पाता है एक जगह, वो उसका फोकस जल्दी हट जाता है, डिस्ट्रैक्टेबल होता है, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हमने देखा है मेडिकल कॉलेज के ट्रेनिंग के दौरान, जब मैं मेडिकल कॉलेज में ट्रेन हो रहा था अपनी क्लिनिकल साइकोलॉजी डिग्री के दौरान, वहाँ पे हमने देखा कि जो लोग ड्रग एडिक्ट्स थे उनमें से एक अच्छी खासी पॉपुलेशन ऐसे यूथ की थी जिनका एडीएचडी बचपन में मिस हो गया था। ओके। आपको मेरी बात आ रही है? जी जी जी। यानी कि उनको ध्यान नहीं दिया उनको पेरेंट्स ने बोला है बच्चों आसनी उठी का, राइट, और इग्नोर होता रहा उनका एडीएचडी। उनमें इम्पल्सिविटी बढ़ गई, उनमें जब वो डिस्ट्रैक्टेबल रहे, जब वो क्लासरूम में फोकस नहीं कर पाए, उनका एकेडमिक्स भी सफ़र हो गया। उसके बाद उनको ऐसी कंपनी मिल गई जो ऐसी तबीयत के लोग थे, घूमने वाले, गलियों में आवारागर्दी करने वाले, तो इनका एडीएचडी उनको अट्रैक्ट करता है ऐसे ही बच्चों के साथ, क्योंकि एडीएचडी जब यानी कि अनट्रीटेड रहता है, इट कैन लीड टू कंडक्ट डिसऑर्डर एंड देन एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ठीक है, मैं आखिर में, क्योंकि नमाज का वक्त भी है, आखिर में आपसे अभी एग्ज़ाम के हवाले से सिर्फ कुछ 3 चीज़ें, कुछ 3 टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे बताएं कि क्या उन्हें करना चाहिए ताकि वो अपना स्ट्रेस जो है उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में डाइवर्ट कर सकें। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने पहले यानी परफेक्शनिज्म का जिक्र किया कि उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ यानी प्रैक्टिकल टिप्स क्या हैं? 2 चीज़ें हैं, एक है स्टडी टाइम, दूसरा है मी टाइम। ओके। आप अगर मी टाइम और स्टडी टाइम को आपस में इंटीग्रेट कर लेंगे तो फिर आपका एग्जाम स्ट्रेस आपको ऊंचाइयां टच करने के लिए एनकरेज कर सकता है। Okay. आपका एग्जाम स्ट्रेस आपको स्टडी ऊंचाइयां टच और करने के मी लिए टाइम को आपको इंटीग्रेट करना है। अब ये मी टाइम क्या होता है? मी टाइम इज कंपोज्ड ऑफ फ्यू थिंग्स। पहली चीज है माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस के रिलेटेड मैं आपको एक सिंपल सी एक्सरसाइज यहाँ पे बताना चाहूंगा व्यूअर्स के लिए कि कुर्सी पे बैठ के या क्रॉस लेग्ड या फ्लैट ऑन ए फ्लोर, जिस पोजीशन में भी आप कंफर्टेबल होंगे, उस पोजीशन में बैठ के अपनी आंखें बंद करके अपनी मसल्स को रिलैक्स छोड़ के नाक से एक लंबी सी सांस लेनी है और मुंह से एक लंबी सी सांस छोड़नी है। इसी पैटर्न को 3 से 5 मिनट तक रिपीट करना है और दिन में 3 से 5 बार इस एक्सरसाइज को करना है। 3 से 5 मिनट की इस एक्सरसाइज के दौरान आपका जहन 50 बार कहीं और जा सकता है। पता नहीं वो सब्जेक्ट मुझे आता है, पता नहीं ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से याद है, कुछ भी आ सकता है आपको। इस दौरान जो भी ख्याल आपको आएंगे उन ख्यालों को वहीं छोड़ के अपने जहन को वापस ब्रीदिंग पर लाने की कोशिश करनी है। फिर से कुछ देर बाद आपका जहन कहीं और चला जाएगा, फिर से उन ख्यालों को वहीं छोड़ना है और अपने जहन को वापस ब्रीदिंग की तरफ लाने की कोशिश करनी है। इससे आप अपने माइंड को क्या सिखाएंगे? हाउ टू लेट इट कम, हाउ टू लेट इट बी एंड हाउ टू लेट इट गो। सो जितना आप लेटिंग गो सिखाएंगे अपने माइंड को, उतना ही ये स्ट्रेस डिस्ट्रेस में कन्वर्ट नहीं होगा। ये हल्की सी एक्सरसाइज है, बहुत ही हल्की, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन विद पावरफुल इम्पैक्ट इफ डन रेगुलरली। इफ डन रेगुलरली ये पहली चीज है। बिल्कुल। दूसरी चीज है 7 से 8 घंटे की नींद। 7 से 8 घंटे की नींद, वो उस पर आपको खास ख्याल रखना है, क्योंकि स्लीप हाइजीन और इमोशनल वेलबीइंग का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। इज देयर एनीथिंग एनी स्पेसिफिक टाइम जिस टाइम पीरियड में सबसे बेस्ट टाइम है सोने का? बेस्ट टाइम तो फिर 11 बजे से सुबह 6 बजे तक का टाइम है। ठीक है। लेकिन कई बार फिर लोगों की आदतें बनी होती हैं कि वो नाइट ओल्स होते हैं, कोई अर्ली बर्ड्स होते हैं, या सवेरे उठकर उनको पढ़ना ज़्यादा पसंद है। कुछ लोग लेट नाइट्स करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 7 से 8 घंटे की नींद मिडनाइट से पहले ही शुरू हो जाए, यानी 12 बजे के आसपास आप सोने की कोशिश करें। सुबह 5-6 बजे आप 7 बजे आप जागने की कोशिश करें। स्लीप हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ स्क्रीन टाइम कम करने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार जब स्ट्रेस आ जाता है तो इंसान स्क्रॉल में ज़्यादा मज़े लेने लगता है, क्योंकि वो एक एस्केप मैकेनिज्म जैसा बन जाता है। तो स्क्रीन टाइम कम करें, क्योंकि उससे भी डिस्ट्रैक्टेबिलिटी बढ़ने के चांसेस है, राइट। उसके साथ साथ आपका फिजिकल वेलबींग मीन्स खाना पीना टाइम पर, नहाना धोना, कपड़े चेंज करना, स्किन केयर, हेयर केयर, वॉक, स्ट्रेच, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम आपको पोमोडोरो टेक्निक यूज करनी चाहिए पढ़ाई के लिए। पोमोडोरो टेक्निक मीन्स 25 मिनट की पढ़ाई,
10 मिनट का रेस्ट, ओके 25 मिनट की पढ़ाई, 10 मिनट का रेस्ट। इस 10 मिनट क्या इस एक मैं रोकना चाहूंगा, क्या इस चीज से फोकस डाइवर्ट तो नहीं होगा? फोकस डाइवर्ट नहीं बल्कि शार्पन होगा। Okay. जब आप 10 मिनट का रेस्ट लेंगे, यू आर बेसिकली रिफ्रेशिंग योर माइंड फॉर अनदर, क्योंकि हम अक्सर यहाँ हमारे घर में या हम लोग ऐसा ही Back सोचते to हैं, back. बैक टू बैक Back हम to back. कंटिन्यू पढ़े मेरे- एग्जैक्टली। जब आप 5 मिनट का रेस्ट या 10 मिनट का रेस्ट बीच में लेंगे, उसमें आप क्या करेंगे, 5 मिनट आप वॉक करके आ गए। न्यूरोसाइंस रिसर्च हैज शोन कि जितना आप ये बीच में वॉक के लिए जाते हैं, इससे आपका आपने जो अभी पढ़ा था वो रिटेन होता है, वो Okay. आपके जहन में बैठ जाता है। Okay. तो वॉकिंग हैज बीन शोन टू इम्प्रूव योर फोकस। ठीक। और उसके साथ साथ मील्स, प्रॉपर मील्स बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे जो हैं स्ट्रेस की वजह से या तो ओवर ईट करते हैं, जंक खाते हैं, या तो अंडर ईट करते हैं, खाते ही नहीं है। ओवर ईट करने से भी आपका स्ट्रेस बढ़ेगा और जंक से तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और आपकी डिस्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ेगी। जंक खाने से आपका यानी कि फोकस कम होगा, आप इम्पल्सिव हो जाएंगे जंक खाने से अगर आपने ज्यादा जंक लिया। और अंडर ईट करना तो खुद में नुकसानदेह है, क्योंकि ब्रेन अंडर स्ट्रेस ऑलरेडी है। उसके बाद जब आप खाएंगे भी नहीं, आप हाइड्रेटेड नहीं रहेंगे, ब्रेन कैसे काम करेगा? बिल्कुल सही। ब्रेन को काम करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, उसको पानी की जरूरत है। और अगर आपने पानी भी नहीं दिया, खाना भी नहीं दिया, क्योंकि आप अंडर नरिश्ड हैं, तो आपका फोकस कहाँ से बिल्ड होगा? बिल्कुल सही। तो इसीलिए मील्स प्रॉपरली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ फ्रेशन होने के लिए नहाना धोना रेगुलरली, उसके साथ साथ नमाज कुरान का एहतमाम, हल्का फुल्का फर्जी नमाजें पढ़ें मिसाल के तौर पर, ठीक, छोड़े नहीं। और उसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी कैन हेल्प यू टू फेस द अनसर्टेनिटी ऑफ द एग्जाम। बिल्कुल सही। ठीक। उसके साथ साथ फिर आप अगर हो सके, अगर आपका टाइम परमिट करता है, थोड़ा सा अपने यानी कि स्ट्रेस कैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहीं मैं एक्सेस तो नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ को लेकर, उसके बारे में आप अगर 5 मिनट की जर्नलिंग हर रोज रखेंगे, ये देखने के लिए कि मैं कहीं किसी डायरेक्शन में उल्टा तो नहीं हो रहा हूँ, उल्टी डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा हूँ। एक दिस पैकेज ऑफ दीज थिंग्स, माइंडफुलनेस, प्रॉपर स्लीप हाइजीन, फिजिकल वेलबींग, रिलीजन एंड जर्नलिंग कैन हेल्प यू in bettering your study time. Okay. So me time और study time को इंटीग्रेट करके आप ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं उसी टाइम से जिस टाइम में दूसरा बंदा ज्यादा डिस्ट्रैक्टेबल हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया वसीम साहब। तो ये तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए, खास तौर पे हम स्टूडेंट्स की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम है, और न सिर्फ 10th 11th 12th बल्कि उसके साथ साथ काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी हैं। हाल ही में अभी 23 तारीख को PSC का एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो वो बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे, एक तो आपको खुद को वक्त देने की काफ़ी ज़रूरत है, मी टाइम और स्टडी टाइम को इंटीग्रेट करें, और अगर 25 से 30 मिनट आप पढ़ते हैं तो 5 से 10 मिनट का ब्रेक कम से कम लें, वॉक करें जैसा वसीम साहब ने कहा। इससे आपकी ओवरऑल रिटेंशन पावर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आसानी से रिटेन कर पाएंगे। और इन्होंने एक टेक्निक भी बताई, जो इन्होंने बताया कि आपको आराम से बैठना है, आपको सांस लेनी है 5 मिनट के लिए, दिन में 2 से 3 बार आप वो करें, ताकि ब्रीदिंग आपकी बेहतर हो, तो ओवरऑल आपका जो है सारी एक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। आप जिस रिलीजन को भी फॉलो करते हैं उसमें भी थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, और उसके साथ साथ जो आखिर में इन्होंने कहा वो आज के वक्त में काफ़ी कम लोग करते हैं, जर्नलिंग करें, थोड़ा बहुत लिखें, थोड़ा बहुत पढ़ें उस सब के बारे में जो आप दिन का आपका शेड्यूल रहता है, ताकि आप ओवरऑल चीज़ों को मैनेज कर पाएँ। तो ये वसीम साहब की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है, ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, ये इस इल्म को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो ये आप तमाम लोगों के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स खास तौर पे, उसके साथ पेरेंट्स, उसके साथ जितने भी टीचर्स हमें अभी देख रहे हैं और इसके बाद देखेंगे, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप खुद, अगर आप स्टूडेंट हैं कैसे मैनेज कर सकते हैं, अगर आप पेरेंट या टीचर हैं तो आपके लिए क्या कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है, ताकि आपके जो बच्चे हैं, आपके जो स्टूडेंट हैं, वो एक बेहतर डायरेक्शन में जाएं। और हमारे जम्मू कश्मीर में, ख़ास तौर पे हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी का लेवल कम हो जाए, और जो एक वबा फैली हुई है, इस वबा से भी हमें निजात मिले। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।